हेलो एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सब? अच्छा, आज मैं बात करना चाहती हूँ टेंथ के बच्चों से, क्योंकि उनको इनफैक्ट टेंथ के, इलेवेंथ के, ट्वेल्थ के बच्चों से। टेंथ के बच्चों को तो अपनी स्ट्रीम चुननी होगी ना कि अब क्या करना है, साइंस साइड लेनी है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। और इलेवेंथ ट्वेल्थ में जो बच्चे अपने सब्जेक्ट ले चुके हैं उनको भी पता होना चाहिए कि उनके पास क्या करियर ऑप्शन है। ठीक है? शुड बी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो जो पीसीएम के बच्चे हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? या तो वो बीटेक कर सकते हैं, बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन साइंस, बीएससी। बीएससी करके भी बहुत अच्छी, बीएससी करके आप एमएससी कर लो, बहुत अच्छी टीचिंग जॉब में भी आप निकल सकते हो। रेलवेज में जॉब मिल सकती है इजीली, पायलट। ये सिर्फ साइंस साइड के बच्चे ही कर सकते हैं। बी आर्च, बैचलर इन आर्किटेक्चर। देन एनडीए में, डिफेंस में आप जा सकते हैं, रोबोटिक्स है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये ऑप्शन है जो सिर्फ पीसीएम के बच्चों के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, जो जिन्होंने बायो ली है वो बच्चे क्या कर सकते हैं? वो एमबीबीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। वो डेंटल सर्जरी में जा सकते हैं। अच्छा, एमबीबीएस के लिए आपको पता है कि अच्छे खासा टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, लेकिन जिन बच्चों को इतनी मेहनत नहीं करनी तो वो डेंटल सर्जरी में भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि डेंटल सर्जरी में कम मेहनत है, लेकिन हाँ, एमबीबीएस से थोड़ी कम है। तो बीडीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बहुत स्कोप है। बीएचएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये मच मच इजी है एज कंपेयर टू एमबीबीएस। देन बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये तो आजकल बहुत ही राइज पर है, क्योंकि फिजियोथेरेपी बहुत, मतलब आजकल लोगों को जरूरत पड़ती है, इतने हेक्टिक आवर्स होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता लोगों का, बॉडी गिव अप करने लगती है, तो फिजियोथेरेपी तो नॉर्मली लोग करवाना पसंद करते ही हैं और मजबूरी भी हो जाती है। तो फिजियोथेरेपी, और बहुत अच्छे चार्ज करते हैं पर सेशन। तो बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। इससे आप मेडिसिन वगैरह की आप स्टडी करके हो जाएगा। और बी फार्मा के बाद अगर आप एम फार्मा कर ले तो आप मेडिसिन वगैरह बना भी सकते हैं, वो पूरा वो आपको सिखाएंगे। देन बी ए एम एस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये बाबा रामदेव जी वाला। तो उसमें वो आयुर्वेदा से सारा करते हैं। देन नर्सिंग, नर्सिंग में भी जा सकते हैं। तो सपोज अगर किसी को नर्स बनना है तो वो नर्सिंग का कोर्स कर ले। अगर सपोज किसी के पास पीसीबी नहीं थी 11 ट्वेल्थ में, तो वो क्या कर सकते हैं? सपोज उन्होंने कॉमर्स ली है या आर्ट्स लिया है, तो वो डिप्लोमा कर ले नर्सिंग में। तो डिप्लोमा तो कोई भी कर सकता है, अलाउ कर देते हैं। और डिप्लोमा करने के बाद आप फिर ये नर्सिंग का डिग्री कोर्स कर ले, तो वो फिर आपको अलाउ कर देंगे, क्योंकि आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप साइड से मेडिकल फील्ड में घुस जाएंगे। बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, फॉर कॉमर्स, कॉमर्स के पास क्या क्या ऑप्शन है? जिन्होंने कॉमर्स ली है, सबको पता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में लेकिन मेहनत बहुत है, ये आपको भी मालूम है। बीटेक करनी हो, एमबीबीएस करनी हो या सीए करनी हो, तीनों में बहुत बहुत मेहनत लगती है। अगर किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करें बीटेक, और बीटेक मोर ओवर एमबीबीएस में भी बहुत मेहनत है, सीए में तो है ये सब कुछ सेंट्रलाइज्ड। और मोर ओवर ये बहुत सस्ता कोर्स भी है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स के ज्यादा पैसे नहीं लगे, तो ये एज कम्पेयर टू अदर रेप्यूटेड कोर्सेज ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक है। हाँ, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। तो मेहनत से जो नहीं घबराते लेकिन पैसे नहीं खर्च करना चाहते, अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना चाहते, गो फॉर सीए। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। देन कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए। तो ये कंपनी के कॉस्ट वगैरह मैनेज करते हैं कि अच्छा, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, तो ये प्रोडक्ट हमें इतने का, इसका रिसर्च वगैरह करा, इतना इस पे कॉस्ट पड़ा। तो अब हम इसकी क्या कॉस्ट रखें कि हमारा इतने ईयर्स में इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए, और फिर प्रॉफिट कितने टाइम बाद प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा कंपनी को। तो वो सब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करते हैं। देन बीकॉम तो कर ही सकते हैं। बीकॉम करके आप अगर एमकॉम कर लें तो भी बहुत अच्छी फील्ड्स निकल कर आती हैं। देन बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अगर आप एमबीए भी कर लेते हैं तो और भी वारे न्यारे और भी अच्छे ऑप्शंस हैं। देन बीकॉम एलएलबी आप कर सकते हैं। अब एलएलबी का क्या है ना,
ये LLB साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। तीनों ऑप्शंस हैं। तो जैसे भी ये LLB जो है हम साइंस साइड वाले कैसे करते हैं, जैसे आपने CID में देखा होगा डॉक्टर सालू के, तो उन्होंने साइंस साइड कर रखी है और उनको LLB का भी उनको होना चाहिए कि लॉ वगैरह का भी उनको पता होना चाहिए। तो वो BSc LLB हो गया। BCom LLB कॉमर्स से रिलेटेड हो गया कि आपके अकाउंट्स में क्या गड़बड़ी वगैरह है, उसको कैसे आप लॉ के साथ आप मैनेज कर सकते हैं। और BA LLB आप क्राइम वगैरह के केसेस ले सकते हैं इजीली। देन एक्चुरियल, एक्चुरियल का तो बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स है, तो एक्चुरियल का कोर्स भी आप कर सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये अभी न्यू फील्ड्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा राइज पर है आजकल ये फील्ड्स। तो अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो भी आपके पास ये ऑप्शंस है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दी ऑप्शंस यू पीपल हैव, बिकॉज अगर हमें ऑप्शंस पता होंगे तो ही हमारे जो एफर्ट्स है वो डायरेक्शन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आर्ट्स लेके हम क्या कर सकते हैं, अब आर्ट्स लेके आप ये मत सोचिए कि क्या ऑप्शन, कम ऑप्शंस होंगे, उसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। एक तो BA करके आप सबसे सिंपल, मैं आपको सबसे रेप्यूटेड, भी सिंपल और रेप्यूटेड चीज़ अगर मैं बताऊं तो आप UPSC की प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि ठीक है, साइंस साइड वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। BA वालों के पास क्या है ना, UPSC में हिस्ट्री सिविक्स वाला पॉलिटिकल साइंस वगैरह का सारा सिलेबस आता है, जो ये BA वाले ऑलरेडी 11th 12th और ग्रेजुएशन में कर लेते हैं। तो उनकी वो चीज़ स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए इनके लिए थोड़ा सा इजी भी रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो UPSC की प्रिपरेशन, अगेन इसमें बहुत मेहनत है, लेकिन मेहनत के बाद तो फिर मीठा फल है। तो BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बैचलर ऑफ होटल होटल मैनेजमेंट, BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो जिसको जर्नलिज्म का शौक है वो उस फील्ड में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं। BCA में आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जा सकते हैं। तो ये अगेन साइंस साइड में निकलने का एक साइड का रास्ता है। BCA कर लीजिए, MCA कर लीजिए, आपकी कंप्यूटर में मास्टरी हो गई है, फिर आप कुछ भी कंप्यूटर रिलेटेड काम कर सकते हैं। और BA के बाद भी अगर आप MA कर लेते हैं इन सारी ही फील्ड से, फिर आप B.Ed कर लीजिए। मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स जो आता है। तो B.Ed करके क्या होगा ना, आप इन सब चीज़ों की टीचिंग भी कर सकते हैं। BA के बाद ये B.Ed हो गया, इंटीग्रेटेड कोर्स, और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। देन BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, अगर आपकी वो सब बहुत क्रिएटिव फील्ड, क्रिएटिव आपका सेंसेस बहुत अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन एनिमेशन में आप लोग जा सकते हैं, देखते होंगे ना आप यूट्यूब वीडियोस में कितनी एनिमेशंस होती है, कितनी ज्यादा स्कोप है इस चीज का। देन टूरिज्म में कितना इजी है इसमें जाना। आप सिंपल BA का कोर्स, कोई भी कोर्स करिए, उसके साथ आप कोई भी एक मतलब आपने BA टूरिज्म लिया, टूरिज्म में आपने करा ये ग्रेजुएशन, और फिर आप कोई भी एक लैंग्वेज कोर्स कर लीजिए, लैंग्वेज कोर्स कोई भी डिप्लोमा कर लीजिए आप किसी भी लैंग्वेज में। उसके बाद आप एक बहुत बड़े एसेट बन जाते हैं, क्योंकि आप फिर फॉरेन लैंग्वेजेस वाले में जा सकते हैं। ऑप्शन से होंगे, अब आपके कंपनीज आपको हायर करेंगी, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी आपको हायर कर सकती है फॉर फॉरेन रिलेशंस। और जो न्यू न्यू कोर्सेज आ रहे हैं मार्केट में, जैसे RJ VJ रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी आप बन सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप बोलते बहुत अच्छा है और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। फिर योगा इंस्ट्रक्टर, लाइक योगा कैपिटल होता जा रहा है अब तो, इंडिया इंडिया से ही योगा निकला है। तो योगा इंस्ट्रक्टर की बहुत बहुत डिमांड है आजकल। मोर ओवर इसमें पैसे भी बहुत है। एक तो आप खुद फिट रहेंगे, दूसरी बात ये जो लोग हैं, ये लोग पर्सनल योगा इंस्ट्रक्टर्स अब हायर करने लगे बहुत लोग। या ग्रुप ऑफ पीपल मिलके हायर कर लेते हैं योगा इंस्ट्रक्टर को, एंड दे गिव लमसम अमाउंट, बहुत हैवी फीस मिलती है योगा इंस्ट्रक्टर्स को। देन जिम ट्रेनर आप बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज कोर्स करके साथ में डिप्लोमा करके, और आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं। आप बैंक के एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे बैंक PO के एग्जाम्स हो गए, ये SBI के, RBI के, RRB के, बहुत फॉर्म्स निकलते हैं, इसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। उसके बाद कुछ टाइम का इंटर्नशिप करके फिर आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है। देन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हैं। तो ये कोर्सेज हैं जो बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा राइज पर हैं।
अच्छा, अगर आपने अब ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कर ली है, उनको क्या करना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अगर आप देते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। ये क्या होता था, जैसे पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अलग अलग एग्जाम कराती थी एडमिशन्स के लिए। अब गवर्नमेंट ने एक कॉमन एग्जाम बना दिया है कि आप इसके बेसिस के, इसके मार्क्स के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। इनके दो तरह के होते हैं, तो CUET यूजी जो अंडर ग्रेजुएट के लिए आफ्टर ट्वेल्थ आपको देना होगा, और CUET PG जो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको देना होगा फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस। तो यूजी का डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ऑब्वियसली इसको आपको आफ्टर ट्वेल्थ देना है, कि आपका कभी भी कोई भी आप ग्रेजुएशन कोर्स, सपोज आपने MA मैथ्स कर, MA इन टूरिज्म कर लिया लेट्स से। अब आपको MA इन इंग्लिश करने का, सॉरी, अगर आपने BA टूरिज्म कर लिया, अब आपको BA इन इंग्लिश भी करना है, तो आप दोबारा ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो आपको फिर से CUET यूजी ही देना होगा। तो किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET यूजी ही देना होगा। कोई भी ये जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, ये सेंट्रल के, स्टेट के, डीम्ड के, प्राइवेट एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस, ये सब ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। MBBS के लिए आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि उसके लिए अपना एग्जाम होता है, और BTech के लिए भी अपना एग्जाम होता है। बट BA, BSc, BBA, BLLB, बी फार्मा, जितने जहां जहां भी BBB लग रहा है, जो भी बैचलर्स वाले कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन के, आप उनको CUET यूजी देने के बाद उसके मार्क्स के बेसिस पे आप वहाँ पे अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, ये वेबसाइट है CUET की अपनी, आप यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप जितना भी एक्सप्लोर करना चाहे आप कर सकते हैं। अब जैसे CUET 2025 था, ये जो अभी इसके फॉर्म्स निकले, तो ये फॉर्म्स अभी 1 मार्च से निकले हैं, और ये अराउंड 22 मार्च तक ये वैलिड था, मतलब आप कर सकते हो उसको फिलअप कर सकते हो। और अब ये एग्जाम्स होंगे 8 मई से 1 जून के बीच में टेंटेटिवली। इतना लंबा ड्यूरेशन क्यों है, क्योंकि एग्जाम्स शिफ्ट्स में होते हैं। जैसे सपोज 8th मई को आपका मैथ्स का एग्जाम हो गया, 9th मई को आपका फिजिक्स का एग्जाम हो गया, 10th मई को आपका इंग्लिश का एग्जाम हो गया, तो शिफ्ट्स में होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत टाइम तक चलेंगे। इसके भी टेंटेटिव अभी डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन टेंटेटिव डेट्स आई हैं कि इसके अराउंड, जिससे बच्चे प्रिपेयर कर ले अकॉर्डिंगली। लेकिन हाँ, ये बोर्ड एग्जाम्स के बाद ही होगा। आ, ये CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर पे आपको क्लिक क्लिक करना है, और MCQ बेस्ड है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन अपना सेलेक्ट करना है। पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपके 13 लैंग्वेजेस आएंगे, जैसे लैंग्वेजेस आप कोई भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मराठी, असमीज, कोई भी लैंग्वेज आपने चूज कर ली। फिर 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने ट्वेल्थ में पढ़े हैं, उन्हीं को चूज करना है आपको। फिजिक्स, जो साइंस वाले हैं, ये फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में से चूज कर सकते हैं। कॉमर्स वालों का अपने सिलेबस, अपने कोर्सेज होंगे, अपने सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं, जिसमें भी आपको आगे जाके ग्रेजुएशन में हेल्प मिलेगी। और एक थर्ड पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसमें GK, GS के क्वेश्चंस, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो NCERT बेस्ड सिलेबस है, जो आपने ऑलरेडी ट्वेल्थ में पढ़ लिया है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल आएगा। ट्वेल्थ अगर ढंग से करी है, 11th 12th, तो ये आप इजीली कर पाओगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, आप कितने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट्स आप मैक्सिमम चूज कर सकते हो। जो अभी का आया है कि 3 सब्जेक्ट्स चूज करने पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना है, और उसके बाद आप जितने भी सब्जेक्ट्स ऐड करते हो, 1 मोर सब्जेक्ट ऐड करा, 4 जब सब्जेक्ट्स हो गए, तो आपको उस सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा रुपीज देने हैं। 5th सब्जेक्ट भी आपने ऐड करा, तो आपको उसके लिए भी एक्स्ट्रा अमाउंट देना है। तो ये सारा ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। तो अभी इस बार का जो है 2025 का, कि 5 सब्जेक्ट्स ऑफ मैक्सिमम अभी चूज कर सकते हो। ये आप कैसे इसको अब आपको ये सब्जेक्ट चूज कैसे करने हैं, ये आपको देखना होगा। जरूरी नहीं है हर पेपर में आपको मतलब जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी है, सपोज मुझे लेना है लेट्स से
बीए इंग्लिश। ठीक है, अब मुझे बीए इंग्लिश एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करना है, मुझे मेरे पास कुछ लिस्ट बना लूंगी मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज की, मुझे यहाँ पे जाने का मन है, ये मेरी प्रायोरिटी में है। तो मैं अब गूगल पे जाऊंगी, वहां पे सीयूईटी टाइप करूंगी, सीयूईटी सर्च करके उसके अंदर आएगी यूनिवर्सिटीज, उसके अंदर उसके कोर्सेज। कोर्सेज में से मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया कि मुझे बीए इंग्लिश करना है। बीए इंग्लिश में अब वो जो यूनिवर्सिटी जो डिमांड कर रही है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बीए इंग्लिश में सपोज उन्होंने इंग्लिश तो मांगेंगे ही वो, लेट्स से उन्होंने फिर जनरल एप्टीट्यूड मांगा, और और डोमेन सब्जेक्ट कुछ और भी मांगेंगे। तो जो जो भी वो मांग रहे हैं, वो आपको अपने चूज करने हैं, राइट। सपोज बी फार्मा है, अब बी फार्मा में अगर मैंने सीयूईटी पे मैं गई, मैंने यूनिवर्सिटी अपनी चूज करी, उसमें कोर्स सेलेक्ट किया। अब बी फार्मा में क्या क्या ऑप्शंस है? अम, एक तो मुझे लैंग्वेज चूज करनी होगी, इंग्लिश हिंदी असमीज कोई भी जो लैंग्वेज है मेरी, मराठी वगैरह, लैंग्वेज चूज कर ली। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट में बी फार्मा में क्या क्या आएगा? केमिस्ट्री आएगी, देन बायोलॉजी आएगी, अ, ये तो दो है ही। और भी जो जो सब्जेक्ट्स वो यूनिवर्सिटी मांग रही है, और हो सकता है कि वो जनरल एप्टीट्यूड भी मांगे, तो वो जिस जिस यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई करने का सोचा है उनकी लिस्ट बना लो, लिख लो, और देखो वो क्या क्या सब्जेक्ट्स मांग रही हैं। जो आपने कोर्स ऑप्ट करना चाहते हो आप, तो आपको पता है कि ये ही सब्जेक्ट्स मांगेंगे, है ना। तो मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं, बस कुछ एक दो सब्जेक्ट कम ज्यादा होंगे, लेकिन आपके 5 सब्जेक्ट्स में वो मोर और लेस आ जाएंगे। तो वो आप चूज कर लेते हैं, कर सकते हैं, और फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स में आप अपना एप्लीकेशन भर दीजिए। हर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस होंगे, और 60 मिनट्स का, 1 घंटे का पेपर होगा। मार्किंग स्कीम कुछ ऐसे है कि करेक्ट आंसर के लिए +5, और नेगेटिव आंसर के लिए, आई मीन रॉन्ग आंसर के लिए -1, तो नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट आंसर के लिए +5 और रॉन्ग आंसर के लिए -1। तो एग्जाम्स जो है वो शिफ्ट्स में होगा, जैसे मैंने पहले बताया, और 50 क्वेश्चंस करने हैं 60 मिनट्स में। तो रफली 1 मिनट पर क्वेश्चन की आपकी स्पीड रहनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम तो आप किसी क्वेश्चन में अटक जाओगे तो उसमें भी एक दो मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं ना, तो बट मोर और लेस स्पीड 1 मिनट पर क्वेश्चन की आपको रखनी पड़ेगी। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में तीन सेक्शंस हैं। एक तो जैसे मैंने बताया क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड का, एक लॉजिकल रीजनिंग वाला रीजनिंग सेक्शन, और थर्ड ये जीके जीएस करंट अफेयर्स। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, ये मिक्सड अप क्वेश्चन आएंगे, कि हो सकता है एक दो क्वेश्चन क्वालिटेटिव के आ गए, फिर जीके के क्वेश्चन आ गए, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए एक दो, फिर दोबारा जीके के क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर्स के, तो मिक्सड अप रहेंगे। ये क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में जो टॉपिक्स ये कवर करते हैं वो 8th तक के टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ट्विस्टेड फॉर्म हो गए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में। इसमें आपका रेशियो प्रपोर्शन भी आ गया, प्रॉब्लम्स ऑफ एज भी आ जाएंगे। जो आपने एनसीईआरटी में किया था उसी पे स्टिक रहना, लेकिन पास्ट पेपर्स कर लेना। तो पास्ट पेपर्स करके क्या होगा ना, कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस ट्विस्ट करके दे सकते हैं। So ratio proportion, problems on age, time, work and wages, pipe and cistern, partnership, percentage, simple interest, compound interest, profit and loss, mixture allegations, average, relative speed, time distance, boat and stream, mensuration, height and distance, algebra, geometry, data interpretation, statistics, LCM, HCF, probability, coordinate geometry. ये टॉपिक्स कवर होंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। रीजनिंग सेक्शंस में क्या होगा, इसमें लेटर, नंबर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, जजमेंट एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, और मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, ये सब आपके आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन, रैंकिंग टेस्ट, अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक, कैलेंडर, ये टॉपिक्स कवर्ड हैं आपके रीजनिंग सेक्शंस में। जीके जीएस करंट अफेयर्स में जो भी करंट अफेयर्स है वो चलेगा। देन आपकी सेंचुरीज वगैरह, वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब, डैम्स वगैरह,
हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन सी लड़ाई कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस आते, सिविक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो सब आपको करना होगा। थिंग्स टू अवॉइड जो आपको नहीं करनी है, तो एक तो आपको ना एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाकर रखना है। तो आपको अवॉइड करना है, अगर आपको कोई प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं है तो वो आपको अवॉइड करना है। क्या होगा ना कि ये सीयूईटी का पेपर हमेशा बोर्ड के एग्जाम्स के बाद होगा। अब बोर्ड के एग्जाम्स तक तो आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब जैसे आप बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे 12th के अप्रैल में, अप्रैल में खत्म हो जाएंगे, मई में ये शुरू हो जाएंगे सीयूईटी के पेपर। तो टाइम तो नहीं है ज्यादा। हाँ, इतना फायदा है कि देखो आपका लैंग्वेज का जो प्रिपरेशन है और जो डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है वो आप ऑलरेडी पूरे ईयर कर ही रहे हो, है ना। वो आपका बोर्ड्स के साथ साथ हो ही रहा है। प्रॉब्लम आती है ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में। रीजनिंग वाले क्वेश्चंस तो हैबिट होते हैं, मतलब ये नहीं है कि आपको आपने रट लिए। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस और रीजनिंग क्वेश्चंस तो आपको अगर हैबिट है सॉल्व करने की, आपका वो माइंड उस तरफ चलता है तो आप कर सकते हो। तो अगर नहीं चलता तो क्या करना है कि ये जो शुरू का टाइम है, जैसे 10th के बच्चे हैं, अब उनके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, है ना। अभी आपके पास पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है। 11th की क्लासेस कहीं कहीं शुरू हो गई हैं, कहीं कहीं नहीं शुरू हुई हैं। स्टिल हो भी गई हैं, नहीं भी हुई है, अभी प्रेशर बहुत कम है स्टडीज का। तो क्या करें, रीजनिंग वाली चीजें तैयार करनी शुरू करते हैं अपनी। अपना ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड के जितने भी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ये आप अभी करके निमट लें, मतलब ये आप जून तक करके अपना खत्म कर लें। क्योंकि जून के बाद से आपको भी पता है कि जुलाई ऑनवर्ड्स आपकी पढ़ाई फिर हो जाएगी, मतलब अच्छे खासे टॉपिक्स हो चुके होंगे स्कूल में, और वो टेस्ट सीरीज और ये सब वो सब शुरू हो जाता है। लेकिन जून तक मुझे नहीं लगता इतना प्रेशर है। सो अप्रैल मई जून 3 महीने का टाइम है, बहुत है। इसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर लो। और अगर 3 महीने ये लगकर आपने कर लिया टॉपिक्स, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ये टॉपिक्स का जो लेवल है वो होता 8th क्लास तक का लेवल ही है, मतलब टॉपिक्स तो वही है जो 8th क्लास तक पढ़े थे। बस ये है कि उसको उतनी स्पीड से आपको प्रैक्टिस, वो क्वेश्चंस आप इतनी स्पीड से कर पाओ और आपको इतना कंफर्ट हो उसको प्रैक्टिस करने में, उनको अटेम्प्ट करने में, जैसे एग्जाम में अटको नहीं क्वेश्चंस में। अच्छा, अवॉइड क्या करना है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन, बिकॉज बोर्ड का प्रेशर तो होगा ही। तो बोर्ड के प्रेशर के बाद आपको सीयूईटी का भी प्रेशर आएगा। जैसे अभी इन्होंने एग्जाम के जो फॉर्म्स रिलीज करे मार्च में, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, उसी बीच में फॉर्म लगे पड़े हैं। ये फोटो खिंचवा रहे हैं अपनी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए उसके लिए, और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए, वो प्रिंट आउट निकालना, ये वो। तो वो बोर्ड का प्रेशर प्लस फॉर्म का प्रेशर, उसके बाद प्रिपरेशन भी नहीं है, तो उसका अलग प्रेशर, तो वो नहीं करना है। अपने लैंग्वेज के सब्जेक्ट और अपने, जैसे मैंने बताया, अप्रैल मई जून, इसमें तो अपने आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले, जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस कर दीजिए खत्म। फिर जुलाई ऑनवर्ड्स पूरे साल लग जाइए, जुलाई से अपना ईयर एंड तक, कि आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स करने हैं और लैंग्वेज क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट करके रखना है, नो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अगेन एक चीज है जो आपको अवॉइड करनी है। टाइम मैनेज करें, टाइम वेस्ट मत करिए, ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए। अगर सीयूटी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा ना आपके लिए, कि अपने चॉइस की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया। मेहनत आगे भी पड़ेगी, लेकिन एक स्टेपिंग स्टोन हो गया, एक लेवल अप हो गया आपका, है ना। उस अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, कोर्स जो भी आप करेंगे, आगे करियर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वहां से फिर प्लेसमेंट भी अच्छी होगी। लैक ऑफ प्रैक्टिस की प्रॉब्लम अवॉइड करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, अपना पूरा स्केड्यूल बना लेना है, और आंसर्स को गेस नहीं करना। बच्चे करते हैं ना, सारे ए लगा देंगे, सारे बी लगा देंगे, या फिर अच्छा ठीक है ए बी सी डी करके नहीं करना। ठीक है, बहुत फंसोगे बुरी तरह से, ऐसे नहीं करना। प्रिपेयर करके ढंग से एग्जाम दो। ये एग्जाम साल में एक ही बार होता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। ठीक है। और इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगेन जैसे मैंने बोला, 3 महीने आपने जनरल एप्टीट्यूड कर लिया, उसके बाद जुलाई ऑनवर्ड्स आपने डोमेन सब्जेक्ट्स, अपने जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लिया। लैंग्वेज तो आपकी चलती है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, जो भी आपके जो भी आपकी कोर लैंग्वेजेस हैं, वो तो आपको ऑलरेडी मास्टरी है ही, मोडो सिलेबस में भी वो आती है, तो वो प्रिपरेशन हो जाती है।
तो हो जाएंगे आप रेडी एग्जाम के लिए? या